नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग का यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लासिक के 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 40। ठीक है, और 40 नंबर का अध्याय 40 का पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियाँ और प्रशासन का आज पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट इसका पढ़ लिया था, तो आज हम इसका शुरुआत करेंगे। भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति। तो भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति कैसी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1857 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को बनाए रखने की नीति अपनाई। तो 1857 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को बनाए रखने की नीति अपनाई। महारानी की घोषणा में वादा किया गया कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार नहीं किया जाएगा और भारतीय राजाओं के अधिकारों का और उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाएगा। भारत की ब्रिटिश सरकार ने इन राजाओं को अपनी सहयोगी मान लिया। उनके जागीरदारों का राजा का दर्जा दे दिया गया। भारत में उस समय 562 रजवाड़े थे और इनमें से कई राज्य बहुत छोटे थे। कुछ का क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग किलोमीटर था तथा आबादी 100 लोगों से भी कम थी। कश्मीर और हैदराबाद जैसे बड़े राज्य थे जो क्षेत्रफल में ब्रिटेन के बराबर थे। ठीक है, 1857 ईस्वी के बाद भारत 2 भागों में बट गया। एक ब्रिटिश भारत, जिस पर भारत सरकार के जरिए ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष शासन करती थी, और दूसरा भारतीय राज्य, जिन पर भारतीय राजा शासन करते थे। तो 1857 ईस्वी के बाद भारत 2 भागों में बट गया। एक ब्रिटिश भारत, जिस पर भारत सरकार के जरिए ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष शासन करती थी, तथा दूसरा भारतीय राज्य, जिन पर भारतीय राजा शासन करते थे। 1857 ईस्वी के पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन और भारतीय राज्यों के बीच के संबंध, इनके बीच हुई संधि के अनुसार अलग अलग किस्म के थे। कुछ अन्य राज्य भारत की ब्रिटिश सरकार के अधीन माने जाते थे। 1857 ईस्वी के पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन और भारतीय राज्यों के बीच के संबंध, इनके बीच हुई संधि के अनुसार अलग अलग किस्म के थे। कुछ अन्य राज्य भारत की ब्रिटिश सरकार के अधीन माने जाते थे। 1858 ईस्वी के पश्चात संबंध बदल गए। जहां एक तरफ यह वादा किया गया कि इन राज्यों पर कब्जा नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया था। ठीक है, भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया था। और भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च थी। तो भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च थी। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता 1876 ईस्वी के एक एक्ट के स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की पदवी धारण की थी। तो भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के अधीन बनाया गया था। और भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च थी। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता 1876 ईस्वी के एक एक्ट में स्पष्ट रूप से व्यक्त की। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की पदवी धारण की थी। जिस समय भारत के अनेक क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ा, उसी समय राज दरबार इंपीरियल असेंबली का आयोजन किया गया और दरबार में शामिल हुए राजाओं ने अपने वैभव का अत्यधिक प्रदर्शन किया। उसी दरबार में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की सामग्री की पदवी धारण करने की घोषणा की गई। भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता कायम हो जाने पर भारतीय राजाओं की शक्ति और प्रभुसत्ता घट गई। भारतीय राज्यों को आंतरिक और बाहरी संकटों से बचाने की जिम्मेदारी है ब्रिटिश सरकार की थी। ब्रिटिश सरकार को भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की असीम अधिकार मिल गए। राज्य के उत्तराधिकार के प्रत्येक मामले में ब्रिटिश राज सत्ता या भारत में उसके प्रतिनिधि वायसराय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो गया। उत्तराधिकार से संबंधित विवादों का निपटारा ब्रिटिश सरकार करती थी। भारतीय राज्यों की कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं थी। वे अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। गवर्नर जनरल कर्जन ने भारतीय राजाओं को बिना अनुमति के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या भी निश्चित कर दी थी। राज्यों की ये सेनाएं अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में थी। इन राज्यों के लोग यदि किसी अन्य देशों की यात्रा करते या वहां निवास करते तो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा माना जाता था। इसके अतिरिक्त इन राज्यों की रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्थाएं ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी। और इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया था। भारतीय राज्यों से ब्रिटिश शासन को अब कोई खतरा नहीं रहा। उल्टे वे ब्रिटिश शासन के समर्थक बन गए। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार किए जाने का अब भय नहीं रहा, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली। वे अब अपने लोगों को आंतरिक विद्रोह से भी
सुरक्षित थे, क्योंकि उनके लोगों द्वारा विद्रोह करने पर ब्रिटिश सरकार उनकी मदद करती थी। अधिकांश राजा पर अपने राज्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानते थे और तथा अपने लोगों की स्थिति सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करते थे। वे बड़ी विलासिता पूर्वक रहते थे तथा प्रशासन के कार्यों पर बहुत कम ध्यान देते थे। कुछ राज्यों में प्रशासन इतना अधिक बिगड़ गया कि ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रिटिश भारत में प्रशासन और कानून की व्यवस्था एक रूप थी, परंतु राज्यों में ये व्यवस्थाएं विभिन्न प्रकार की थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता में फूट डालने के लिए इन राज्यों को बनाए रखा। नेक्स्ट आपका फूट डालो और शासन करो की ब्रिटिश नीति क्या थी। तो साम्राज्यवादी देश ब्रिटिश देश की जनता में फूट डालकर अपने शासन को बनाए रखने का प्रयत्न करती थी और जनता में मौजूद मतभेदों का लाभ उठाया जाता था। एक समुदाय को दूसरे से लड़ाकर एक के विरुद्ध दूसरे का समर्थन देकर नए मतभेद पैदा किए जाते हैं। अंग्रेज अपने शासन के उनको राजाओं और जमींदारों के सहयोग से मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे थे। देश के अनेक भागों में नई भूमि व्यवस्थाओं के अंतर्गत जमींदारी समाप्त हो गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचल देने के बाद अवध में तालुकदारों को जमीन वापस कर दी गई और अंग्रेजों ने जमींदारों के पुत्रों को नौकरियां दी एवं इस प्रकार शिक्षित भारतीयों के साथ मतभेद कम किया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचल देने के बाद अवध में तालुकदारों को जमीन वापस कर दी गई और अंग्रेजों ने जमींदारों के पुत्रों को नौकरियां दी एवं इस प्रकार शिक्षित भारतीयों के साथ मतभेद कम किया गया। भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति से भारतीय जनता को दो समुदायों, भारतीय राज्यों की जनता और ब्रिटिश भारत की जनता में बांट दिया गया। सैनिक प्रशासन में भी यही नीति अपनाई गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपना मुख्य शत्रु माना, क्योंकि उन्हें 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए उत्तरदायी समझा गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरियां देने में उनके साथ भेदभाव किया गया। अंग्रेजों ने इतिहास की अपनी पुस्तकों में यह दिखाने की कोशिश की कि मुसलमानों ने हिंदुओं का दमन किया, इसलिए हिंदुओं का हित इसी में है कि वे ब्रिटिश शासन का समर्थन करें। बाद में उन्होंने अपनी मुस्लिम विरोधी नीति बदल दी। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के विरुद्ध उच्च वर्गीय मुसलमानों को सुविधाएं देना प्रारंभ किया, लेकिन ब्रिटिश नीति का उद्देश्य वही रहा, हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना। नेक्स्ट आपका अफगानिस्तान और बर्मा के प्रति नीति क्या थी ब्रिटिश की। तो भारत सरकार की विदेश नीति, ब्रिटिश सरकार की विदेश नीति अभियान थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध साम्राज्यवादी विस्तार का काल था। उपनिवेशों के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई थी। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी युद्ध में तथा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए भारतीय साधनों और भारतीय सैनिक का उपयोग किया। 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य का मध्य एशिया में विस्तार हो रहा था। इससे अंग्रेज सतर्क हो गए। रूसी विस्तार को रोकने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वे सोचते थे कि अफगानिस्तान में पैर जमाने के बाद मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में उन्हें आसानी होगी। अफगानिस्तान का राजा दोस्त मोहम्मद एक योग शासक था। उन्होंने 1839 ईस्वी में अपनी फौज अफगानिस्तान भेजी और इसने दोस्त मोहम्मद की सेना को हराया तथा उसके एक विरोधी को गद्दी पर बैठाया और साथ ही दोस्त मोहम्मद को बंदी बनाकर भारत लाया गया था। ठीक है, अफगानिस्तान में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह हुए, इसलिए दोस्त मोहम्मद को पुनः गद्दी देनी पड़ी तथा अंग्रेजों को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। इस लड़ाई में अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा तथा उनके हजारों सैनिक मारे गए। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। 1878 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुनः अफगानिस्तान पर हमला किया। इस बार भी वे अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम नहीं कर पाए, यहाँ तक कि वहाँ अपना रेजिडेंट भी नहीं रख पाए, परंतु अफगानिस्तान के विदेश नीति पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। 40 साल बाद अफगानिस्तान के नए शासक ने ब्रिटिश भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तथा 1921 ईस्वी में अपने देश को पूर्णतः स्वतंत्र करा लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। उत्तर पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्र के कबीलों के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रायः फौज भेजनी पड़ती थी। सीमावर्ती क्षेत्रों को पंजाब से पृथक कर एक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बना दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों को पंजाब से पृथक अलग कर एक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बना दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने रेल लाइनें और सड़क बनाई। सीमावर्ती क्षेत्रों के आज़ादी पसंद लोगों को पूरे नियंत्रण में रखने के लिए अंग्रेजों ने आतंकित करने के तरीके अपनाए। विमानों से उन पर बमबारी की गई, लेकिन उन्हें
उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली। बर्मा के राजा ने असम पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने 1824 और 26 ईस्वी में बर्मा के साथ युद्ध कर असम पर पुनः अधिकार कर लिया। उसी समय अंग्रेजों ने बर्मा के कुछ इलाकों पर अधिकार कर लिया तथा बर्मा में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया। 1852 ईस्वी में अंग्रेजों ने बर्मा पर पुनः हमला किया एवं बर्मा के सभी तटवर्ती प्रांत ब्रिटिश भारत साम्राज्य के अंग बन गए। इसी बीच फ्रांस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्यवादी प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। 1880 के दशक में फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपना शासन स्थापित कर लिया था तथा उन्होंने उत्तरी बर्मा पर प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज भयभीत हो गए। उन्होंने बर्मा के राजा से कहा कि वह बर्मा के विदेश नीति पर उनका नियंत्रण स्वीकार करे तथा अपने राजधानी मांडले में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखे। बर्मा ने इस मांग को ठुकरा दिया तो अंग्रेजों ने 1885 में बर्मा पर हमला कर उस पर अधिकार कर लिया। बर्मा के लोगों ने अनेक वर्षों तक ब्रिटिश शासन का विरोध किया, लेकिन अंततः बर्मा को ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बना दिया गया। ठीक है। इस प्रकार 1857 ईस्वी में विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में अनेक परिवर्तन हुए और भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और इंग्लैंड अपने आर्थिक और साम्राज्यवादी हितों के लिए भारत पर शासन करता था। ठीक है। 1857 ईस्वी का अनुज्ञप्ति लाइसेंस अधिनियम 1857 का लाइसेंस अधिनियम क्या था? तो 1857 के विद्रोह से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अनुज्ञप्ति व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई थी। तो 1857 के विद्रोह से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अनुज्ञप्ति व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई थी। इस अधिनियम के अनुसार बिना लाइसेंस से मुद्रणालय स्थापित नहीं किया जा सकता था और सरकार लाइसेंस को रद्द भी कर सकती थी। इस अधिनियम के अनुसार बिना लाइसेंस का मुद्रणालय स्थापित नहीं किया जा सकता था और सरकार लाइसेंस को रद्द भी कर सकती थी। यह संकटकालीन अधिनियम था, अतः 1 वर्ष बाद इसे समाप्त कर दिया गया। इसके समाप्त होने पर मेडकॉप के द्वारा बनाए नियम ही चलते रहे। ठीक है। तो यह संकटकालीन अधिनियम अतः 1 वर्ष बाद इसे समाप्त कर दिया गया और इसके समाप्त होने पर मेडकॉप के द्वारा बनाए नियम भी चलते रहे। नेक्स्ट आपका पंजीकरण अधिनियम 1867। तो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1867। इस अधिनियम के द्वारा प्रेस एवं समाचार पत्रों को प्रतिबंधित न करके उन्हें नियमित रेगुलेट किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रेस एवं समाचार पत्रों को प्रतिबंधित न करके उन्हें नियमित रेगुलेट किया गया। यह अनिवार्य कर दिया गया कि मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक एवं मुद्रण स्थान का नाम आवश्यक उल्लेखित हो। तो यह अनिवार्य कर दिया गया कि मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रण स्थान का नाम आवश्यक उल्लेखित हो। इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 माह के भीतर पुस्तक की 1 प्रति सरकार को निःशुल्क देनी आवश्यक थी। तो इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 माह के भीतर पुस्तक की 1 प्रति सरकार को निःशुल्क देनी आवश्यक थी। बहावी विद्रोह से जुड़े लोगों द्वारा सरकार विरोधी लेखों से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 में 124 से जोड़ दी, जिसमें राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों को आजीवन निर्वासन व जुर्माने की व्यवस्था की गई। तो बहावी विद्रोह से जुड़े लोगों द्वारा सरकार विरोधी लेखों से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 में 124 से जोड़ दी, जिसमें राजद्रोह फैलाने वाले व्यक्तियों को आजीवन निर्वासन और जुर्माने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार हमारा चैप्टर जो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।